स्वागत है आपका घोषणा पत्र में। और घोषणा पत्र की सियासी जमीन एमसीडी चुनाव। देखिए, कहने को ये एमसीडी चुनाव है, मगर कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस इसमें नंबर 1 पार्टी उभर कर आती है, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होगा कि दिल्ली की सियासी जमीन पर उसकी वापसी होगी। इसका अर्थ यह भी होगा कि दिल्ली जो एक किस्म का माइक्रोकॉज्म है, एक मॉडल है पूरे देश का, वो जमीन तैयार करेगा पूरे देश में कांग्रेस की रिवाइवल की। और यही वजह है कि कांग्रेस ने जी जान लगा दिया है। राजौरी के बाय इलेक्शंस में बेशक कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है, मगर उसके वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया है। और यही वजह है कि जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, बेशक हार के बावजूद राजौरी में, और बेतहाशा उम्मीदें भी हैं कि एमसीडी चुनाव। मेरे साथ हैं अजय माकन। अजय माकन जी, स्वागत है। इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, तमाम एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। 2 मिनट में बताइए कि एमसीडी चुनावों में दिल्ली की जनता कांग्रेस पर एतबार क्यों करे, और आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए, हम लोगों ने एक अपना रोड मैप कॉरपोरेशन के किस तरीके से गवर्न करेंगे उसका हमने दिया है, और इस रोड मैप में हमने बेस्ट ऑफ पॉलिटिकल ब्रेन्स जो कांग्रेस पार्टी हैं उनको हम लोगों ने उनकी सर्विसेज ली हैं। मैंने खुद भी, मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव अर्बन अफेयर्स का है, मैंने उसको उसमें लगाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर दिल्ली की जनता हमें मौका देगी तो हम इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वापस पटरी पे लेकर के आएंगे, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, जो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 51,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। नई दिल्ली नगर पालिका के पास 22,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। 96% वो टोटल अपने एक्सपेंडिचर का इंटरनली जनरेट करते हैं। और यहाँ पर हमारे दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास में कोई पैसा नहीं है सैलरी देने तक के लिए भी। हमने पूरा रोड मैप किया है और किस तरीके से वो पैसा लेकर के दिल्ली की डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर दिल्ली एक नेशनल लेवल पे एक उदाहरण होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का सबसे खराब मॉडल कहीं पर है तो उन्हीं की पार्टी के द्वारा शासित कॉरपोरेशन सबसे खराब मॉडल है। मोदी जी की अगर स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बेहतरीन मॉडल अगर कोई बना सकता है तो हम लोग बना सकते हैं। हम लोगों ने उसका रोड मैप दिया है। हम अपने अनुभव के सहारे और जो हम लोगों के पास में काम करने का अनुभव है उसका रोड मैप के सहारे हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस कॉरपोरेशन में देना चाहते हैं और लोगों से चाहते हैं कि हमें मौका दें, हमारे अनुभव को मौका दें और हम लोग इनको दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस देंगे। बीमारी मुक्त, गंदगी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम लोग देंगे। शुक्रिया आपका माकन साहब। मगर चुनावों में जीत के लिए बहुत अहम होती है सियासत, और जो बड़ी खबर है वो है अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। मैं तो इसकी कल्पना नहीं कर सकता। अजय माकन साहब, आपने क्या किया है दिल्ली कांग्रेस में कि अरविंदर सिंह लवली को भी छोड़कर भागना पड़ा कांग्रेस? देखिए, कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता था। अभी मुझे आप ही के स्टूडियो में आकर के ये खबर मिली है और ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बड़े दुख की बात है। चिंता की नहीं कह सकता, लेकिन दुख की बात इसलिए है क्योंकि अरविंदर सिंह लवली से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। 10 वर्ष लगातार 2003 से लेकर 2013 तक के वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और फर्स्ट टर्म खत्म होते ही उनको मिनिस्टर बनाया गया। यंगेस्ट मिनिस्टर थे, जो बहुत कम लोगों को हमारी पार्टी में मौका मिलता है। बहुत सीनियर लोग भी थे लेकिन उनको दिया गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष उनको 2013 में बनाया गया, जो सबसे कम उम्र के प्रदेश उनके बायोडेटा से हम सब वाकिफ हैं माकन साहब। लेकिन सवाल ये है कि अरविंदर लवली के पीछे भी 2-3 नेताओं के असंतोष की खबरें हैं। शीला दीक्षित से जब पूछा जाता है कि आप कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रही, वो आपका नाम लेती हैं। आपसे पूछा जाता है शीला दीक्षित के बारे में, वो कहते नहीं, उनका वालिया साहब की नाराजगी। मगर ये शख्स जो कि एक कट्टर कांग्रेसी था, वो अब बीजेपी में शामिल हो जाता है। आप पर सवाल उठना लाजमी है अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर सवाल उठना और मेरे कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। और पिछले 2 वर्षों से मैंने कांग्रेस के लिए और दिल्ली के लिए जो हो सकता है मैंने किया है। हो सकता है मेरे कार्य में कुछ कमी हो। नहीं, क्या गड़बड़ हुई ये बताइए ना। मुझे नहीं पता। एक छोटा सवाल मेरा इसी पर है कि आपने कहा कि अभी अभी स्टूडियो में बैठकर आपको पता लगा कि लवली बीजेपी में चले गए। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि आपको स्टूडियो में बैठ के पता लग रहा है। आपको पता लगना चाहिए था कि वो बीजेपी में जाना चाह रहे हैं या वो कुछ नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी दूर करने की आपको और आलाकमान को कोशिश करनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस का ये हाल है कि इतना बड़ा नेता छोड़ के जा रहा है और दूसरे बड़े नेता को स्टूडियो में बैठ के पता लगता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि और लोगों ने बात नहीं करी है। हमारे कई लोगों ने बात करी है उनसे
और कल रात को भी उन्होंने पब्लिक मीटिंग एड्रेस करी है जिसमें राज बब्बर उनके साथ में थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था। अजय जी, मैंने आपको इस रूप में नहीं देखा आज तक। आप भावुक हो गए हैं क्योंकि मैं जानता हूं आपके एक निजी ताल्लुकात भी इससे थे, पर्सनल ताल्लुकात थे अरविंदर लवली को के साथ। या आपके लिए पर्सनली बहुत बड़ा झटका है? नहीं, मगर आपके लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा झटका है, मगर क्या उससे बड़ा झटका पार्टी के लिए किस तरह से आप देखते हैं? आपके लिए एक निजी तौर पर भी आघात है। देखिए, हम लोग जब राजनीति करते हैं तो एक विचारधारा एक होती है, और हर कोई राजनीति में सबसे पहले विचारधारा के साथ में जुड़ता है, और फिर अपने व्यक्तिगत एम्बिशंस होते हैं, कई बार पूरे होते हैं, कई बार पूरे नहीं होते। लेकिन जो आदमी विचारधारा के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, मैं समझता हूं कि वो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। और अरविंदर लवली ने ये किया आपके हिसाब से? बिल्कुल। देखिए, कल रात तक के आप पब्लिक मीटिंग्स कांग्रेस पार्टी की एड्रेस कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले तक के आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और आप जोर से आप अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और उसके बाद में एकदम से हो सकता है मेरे काम करने में कमी है, तो उसकी मैं यहाँ पर कोई परमानेंट तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। मेरे को 2 वर्ष हुए हैं, मैं 6 महीने और हूँगा या भी और हूँगा, इलेक्शंस के बाद चले जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं समझता कि आजकल की राजनीति के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप पॉलिटिकल विचारधारा की लड़ाई नहीं है तो फिर किस बात के लिए? फिर तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी है, उसकी विचारधारा है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से विचारधाराओं को क्रॉस करके एक नेता दूसरा नेता पहला, अगर इसी तरीके से अगर चलते रहेंगे तो फिर लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे क्यों रहेगा? अजय जी, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, अभी टिकटों के वितरण के समय में भी आपकी और अरविंदर सिंह लवली की जो मीटिंग हुई थी, उनके लोगों को टिकट भी दिए गए थे, उनकी बातें भी सुनी गई थी। इसके बाद अब आज जब उन्होंने छोड़ा है तो आप पर भी सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने आपसे ज़्यादा अटैक किया ऊपर गांधी परिवार पर कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस कुछ भी नहीं है। तो वहां पर उन्होंने बदलाव की बात बताई है, तो संभवतः उनका इशारा या उनकी जो शिकायतें हैं आपसे ना होकर पार्टी से ही हो, जहां से पार्टी की विचारधारा प्रेरित होती है। तो इस पे एड्रेस कैसे करेंगे आप? देखिए राजकिशोर जी, इसमें भी जो है, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो राहुल जी ही उपाध्यक्ष थे जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जिस वक्त मंत्री बनाया गया, इनको कंटिन्यू किया गया, मुझे पता है अच्छे से, 2008 के बाद में शीला जी इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी जो है सोनिया जी के हस्तक्षेप की वजह से इनको कंटिन्यू किया गया। तो उस वक्त ये परिवार ठीक है जब आपको मंत्री बनना है, प्रदेश अध्यक्ष बनना है, लेकिन जब आप ऑपोजिशन के अंदर, जब आपको सड़क की धूल नापनी है, जब आपको विरोध प्रदर्शन करना है, तो उस वक्त खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, हाँ, देखिए, आपने जो विचारधारा की बात की, वो विचारधारा कांग्रेस की कई साल पहले गायब हो चुकी है, और सब कांग्रेस में सब इस परिवार के साथ अपने फॉर्च्यून्स को लिंक करते रहे। अब जब परिवार डिलीवर नहीं कर पा रही है, रूलिंग फैमिली डिलीवर नहीं कर पा रही है, ये स्वाभाविक है, लोग इधर उधर जाएंगे। तो आप इसको विचारधारा की लड़ाई क्यों बता रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक कांग्रेस परिवार से हूँ, और हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और फ्रीडम फाइटर फैमिली से हमें मालूम है कि लेफ्ट ऑफ सेंटर की क्या विचारधारा है, और हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। भाजपा की अपनी विचारधारा, लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन एक परिवार के साथ में जुड़े हुए कोई, लवली जी आज पहली बार तो उस परिवार से नहीं जुड़ रही या उस परिवार से नाराजगी नहीं हो रही। जब आप एमएलए बने तो उस वक्त सोनिया जी हमारी प्रेसिडेंट थी एआईसीसी की। जब आप मिनिस्टर बने उस वक्त भी सोनिया जी एआईसीसी की प्रेसिडेंट थी। जब आप पीसीसी के प्रेसिडेंट बने तो राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट थे। उस वक्त ये उस टाइम तक ये सब परिवार ठीक था। अब जब ऑपोजिशन में आप हैं, जब आपको जो है सड़क की धूल नापनी है, जब आपको जो है अग्रेसिवली ऑपोजिशन का काम करना है, आपको रूलिंग पार्टी की सहूलियत आपके पास में नहीं है, जब आपको ये परिवार आपको ठीक मगर अजय जी, वो मायूसी, वो हताशा कार्यकर्ता में, नेता में तब दिखाई देती है जब उससे भविष्य में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं जो सवाल कंचन ने किया? मैं फिर अब आपको उसका उत्तर देखिए।
लवली जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस वक्त 2015 में हमें 9% वोट मिला। रजौरी गार्डन के अंदर जो अभी उपचुनाव हुए हमें 33% वोट मिला। हमें मई 2016 के अंदर जो हमारे 13 कॉर्पोरेशन की सीट्स थी, उन 13 कॉर्पोरेशन सीट्स में हमें 30% वोट मिला। 6 काउंसलर्स वहां से हम जीत के आए। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद में वापस हम उठ करके आ रहे हैं। और इस वक्त भी हम लोगों को, सब लोग दिल्ली में कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, आपको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो एक तरफ जब हम लोग वापस, कांग्रेस जो है स्ट्रांग हो रही है दिल्ली के अंदर, तो ऐसे समय में आप ऐसा काम करके कांग्रेस को क्यों कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल आप मायूसी के साथ विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब खुद आपकी पार्टी में लोग आते, अभी कुछ दिन पहले पूनम आज़ाद आई, उससे पहले अगर पार्षदों की बात करें तो बीजेपी छोड़ करके पार्षद आए कालका जी के इलाके से, आपने उनको टिकट दिया, तो तब विचारधारा वाली बात कहाँ चली गई थी? देखिए, पूनम आज़ाद पुरानी कांग्रेस की परिवार की हैं और वो हमारे यहाँ पर आई हैं। हम लोगों के पास में भाजपा के जो भी काउंसलर्स की टिकट कटी हैं, वो सबके सब काउंसलर्स ने, उनमें से कम 40-50 काउंसलर्स हमारे पास में टिकट मांगने के लिए आए। और मैं आपको, मेरी आदत नहीं है कि मैं पब्लिकली नेम करके किसी को मैं शेम करूं, लेकिन कम से कम 40-50 काउंसलर्स उस वक्त आए कि हमारे को आप कांग्रेस में ले लें, हम लोग कांग्रेस से हम लड़ना चाहते हैं। 21 जो पार्षद इंडिपेंडेंट लड़ने, वो सबके सब कांग्रेस से पहले लड़ना चाहते थे। आपकी टिकट अनाउंस हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे ये तय किया कि हम लोग भाजपा, जिनसे हम लोग मेन, हमारी एक लड़ाई, लंबी लड़ाई है, हम वहां से आए हुए पार्षद को कैसे हम कर सकते हैं? सर, सवाल की कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, क्या उनको हाशिए पे डाल दिया गया है? चाहे जयप्रकाश अग्रवाल हों, चाहे हरुण यूसुफ हों, ए के वालिया हों, या पूरी लंबी फहरिस्त, संदीप दीक्षित हों, जितने भी नेताओं के नाम ले, जो शीला की सरकार में मंत्री हुआ करते थे या उनके सांसद हुआ करते थे, सारे लोग हाशिए पे दिख रहे हैं। सबका विरोध अजय माकन से है, तो वजह क्या है? न सिर्फ हाशिए पर, बल्कि न जाने क्यों टकराव की स्थिति में आपका नाम आता है। मैं आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि सभी के सभी जितने भी लीडर्स आप बोल रहे हैं, इन सबके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने इन्हीं के कहने पे टिकट्स दिए। आपको परेशानी सारे पुराने नेताओं से है। मनोज तिवारी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो नए हैं पार्टी के लिए, तो उनकी परेशानी कम दिखाई दे रही है। कायदे से उनको ज़्यादा परेशान होना चाहिए था, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी पुरानी उनके फेवर वाली नहीं है। और दूसरा ये कि सारे टिकट उन्होंने काटे। तो ये क्या कुछ हवा का लक्षण भी है या सिर्फ संगठन की लड़ाई? हवा का लक्षण कह लें या रूलिंग पार्टी के साथ में कोई छोड़ना नहीं चाहता। ऑपोजिशन के अंदर लड़ाई लड़ने में कठिन राजनीति है, तो कई लोग शायद इतने कठिन, हम लोग 15 साल सत्ता में रहे, तो सत्ता का सुख शायद कई लोगों के साथ ज्यादा है, वो सत्ता का सुख छोड़ना नहीं चाहते। आपका जो खुद का कैंपेन है वो बहुत ही लो प्रोफाइल है, मतलब एक ऊंची आवाज वाला शख्स सिद्धू दिखाई देता है। तो क्या आप दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं एमसीडी चुनावों में? देखिए, ये चुनाव कॉर्पोरेशन का है। हाँ। ये चुनाव पार्लियामेंट का नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए। हाँ। तो इसलिए इसमें मुद्दे और नेता दोनों के दोनों लोकल होने चाहिए। आप अगर जो है इस कैंपेन को जितना ऊपर लेकर के जाओगे, उतना जो है लोगों से दूर हो जाएंगे। हम लोगों का जो है इस कैंपेन के अंदर हमारी इश्यूज भी लोकल हैं, लेकिन हमारे साथ साथ में कैंपेन भी लोकल है। हम सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के साथ में मिलते हैं, और मॉर्निंग वॉकर्स के साथ में मिलने से ज्यादा बेहतर तरीका नहीं हो सकता। भाजपा की भी कोई नेशनल लीडर्स नहीं आए अभी तक। मगर जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, राष्ट्रवाद बनाम एंटी नेशनल। आप मुझे बताएं कि नाली और गली और खड़ंजे की चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव होना चाहिए या पार्लियामेंट का? आप जो है दिल्ली जैसी जगह जहां पे लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वहां पर यह चुनाव है कि आपका पार्क कैसे साफ होगा, जहां पे डेंगू और चिकनगुनिया की महामारी से कैसे दूर होंगे, आप स्वच्छ भारत कैसे यहां पे करेंगे, यहां पे जो सैनिटरी लैंडफिल साइट्स हैं उसको कैसे आप इसको ठीक करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन में 1,30,000 स्टूडेंट स्कूल छोड़ करके चले गए, उसको आप कैसे? अभी भी दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल्स में टाट पे बैठ करके स्टूडेंट्स ठंड के अंदर बैठ करके पढ़ते हैं। इसमें मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो लगा करके इलेक्शन लड़ने का मुझे कोई औचित्य समझ नहीं आता। ईवीएम्स को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत हो हल्ला कर रही है चुनाव से ठीक पहले, और आज तो हाई कोर्ट भी गए वो लोग ये कहने के लिए कि सेकंड और थर्ड जनरेशन की मशीन इस्तेमाल की जाए, क्योंकि फर्स्ट में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, उनके पिटीशन को। तो क्या अब वो चुनाव लड़ेंगे या लास्ट मिनट में बोलेंगे कि हम पुल आउट कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो वो लोग क्या करते हैं ये केजरीवाल ही आखिर में बताएंगे, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव
उनको लग रहा है कि वो लोग बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं तेजी से, और वो ईवीएम के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। हमारा स्टैंड पहले दिन क्या था, हम लोगों ने कहा कि चूंकि इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए कॉर्पोरेशन के चुनाव, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, केजरीवाल को भी लिखा, हमने कहा कि इसलिए दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शंस आप बैलेट पेपर पे कराइए, ये हमने पहले कहा। इलेक्शन कमीशन ने कहना नहीं माना। हमने, हमारा प्रश्न चिन्ह इस प्रोसेस पे, हमारा प्रश्न चिन्ह इलेक्शन कमीशन पे नहीं है। मैनिफेस्टो ला चुके हैं अपनी पार्टी का, लेकिन सवाल क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे आपकी सरकार है, पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि एमसीडी की लड़ाई और लड़ाई विधानसभा में हमेशा चलती रही। जब दूसरी नगर पालिकाएं अपने खुद की रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकती हैं? आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे कानून के तहत दिल्ली में हम 5 लाख रेडी पटरी वालों को जगह चिन्हित करके उनको हम लोग लाइसेंस दे सकते हैं। यहां सिर्फ 14,500 लोगों को दिया गया है। अगर हम 5 लाख रेडी पटरी वालों को हम लाइसेंस दे दें, 1,000 रुपया सिर्फ महीना उनसे लाइसेंस फीस लें, जो खुशी खुशी देंगे, तो 600 करोड़ रुपया इसी से अर्जित हो जाएगा। हमारे जो टोल टैक्स में 1922 करोड़ रुपया श्री राम टेस्ट इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट किया कि होना चाहिए, उसके मुकाबले से 300 करोड़ रुपया टोल टैक्स इकट्ठा होता है। 1600 करोड़ रुपया टोल टैक्स का हमारा जो जेब के अंदर लोगों के चले जाता है। 2-3 चीजें जो आपने अभी बताई, जो आपका विजन क्या होगा, कि जैसे आप करप्शन के लीकेजेस को बंद करेंगे और पार्किंग माफिया को उसको कंट्रोल करेंगे और वहां से रेवेन्यू लाएंगे, बिल्कुल यही इन्हीं बातों का जिक्र कल मनीष सिसोदिया ने इसी प्रोग्राम पे कहा। तो आपकी बातों को दिल्ली के वोटर्स क्यों क्रेडिबल माने, ना कि कंपेयर टू मनीष सिसोदिया जिनकी सरकार है यहाँ पे और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बिजली और पानी में बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स किए हैं। बिजली पानी में उन्होंने क्या किया है? अगर जो है बिजली पानी का ही मॉडल सब जगह करेंगे तो उसको दिल्ली कहीं आगे जाने वाली नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को इन्होंने 6,000 करोड़ का अभी तक के पैसा दे दिया है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट इवन नोइंग, बगैर जाने भी कि वो पैसा जो है वो पास ऑन सब्सिडी में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। वो 6,300 करोड़ रुपया डेवलपमेंट से बाहर निकला है। आज दिल्ली के अंदर उसी की वजह से एक डीटीसी की बस नहीं खरीदी नहीं जा सकी है। आज उसी की वजह से दिल्ली के अंदर एक नया फ्लाईओवर नहीं बना है। मेट्रो पहली बार अपने टाइम से 2 साल लेट चल रही है। इस किस्म के जो प्रोमिसेस कर देते हैं, हाउस टैक्स एबॉलिश कर देंगे, आप नहीं कर सकते, लेकिन ये बात लोगों तक अग्रेसिवली पहुंचाना, ये कहीं पर ये मिसिंग है। आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस है। एक तरफ ऐसी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो लोगों को लुभाती हैं वोट के लिए, तो इलेक्शंस का टाइम शायद सही नहीं है। हमारे यहाँ पे भी जब मंथन होता है तो दोनों तरीके की बातें होती हैं, लेकिन आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोग कह रहे हैं कि हम रेडी पटरी वालों को लाइसेंस देंगे, लेकिन लाइसेंस फीस भी 1,000 रुपया लेंगे। आपने जो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की कैंपेन आपने लगाई हुई है, शीला जी का चेहरा दिल्ली एक समय बहुत ही विकसित स्टेट था और दिल्ली में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो शीला जी के चेहरा से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक शीला जी को क्यों नहीं परेड करवा रहे हैं आप लोग इस चुनाव में? देखिए, शीला जी से हम लोगों ने कहा है कैंपेन करने के लिए। जहां तक के परेड करने की बात है, जैसे मैंने कहा कि ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खुद अपने चॉइस से कैंपेन के लिए लोगों को बुलाते हैं और जहां पर भी उनको बुलाएंगे जाएंगे। संदीप दीक्षित को जिन्होंने बुलाया वहां पर गए, जयप्रकाश अग्रवाल को जिन्होंने बुलाया वो वहां पर गए। हमारे सभी, कल रात तक के तो लवली जी भी हमारे कांग्रेस के कैंपेन के अंदर जो कैंडिडेट्स बुला रहे थे उसमें जा रहे थे। तो हम लोग जब बड़े प्रोग्राम्स हम कर ही नहीं रहे, छोटे प्रोग्राम्स के अंदर हमने सभी को, जितने भी फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, हम सबको कह रहे हैं कि आप आइए कैंपेन करिए, और जो हमारे कॉर्पोरेशन के कैंडिडेट्स हैं वो उन लोगों को भी हमने कहा आप उनको इन्वाइट करिए और उनको बुलाइए अपने यहाँ कैंपेन के लिए। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है आज ही एबीपी न्यूज़ को ये कहा है कि उनसे नहीं कहा गया। नहीं, उनको हमने तो कहा है, हमने तो चिट्ठी भेजी है बकायदा, लेकिन अगर कैंडिडेट्स कोई भी उनको कह रहा है तो उनको जाना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है? आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ना या कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलना? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जब शीला दीक्षित यहाँ पर मुख्यमंत्री थी तो माना जाता था कि शीला बनाम अजय माकन, और अब अजय माकन बनाम सब, तो ज़्यादा मुश्किलातें आपको किस में आती हैं? देखिए, ऑपोजिशन से लड़ने के लिए तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जब एकदम अनएक्सपेक्टेड कुछ डेवलपमेंट होती हैं तो हम लोगों को दुख और झटका तो लगता है। और लेकिन हम ऑपोजिशन के अंदर विचारधारा की लड़ाई और अपने काम करने में जो हमारे और ऑपोजिशन पार्टीज़ में जो फ़र्क है उसकी लड़ाई को लेकर के चलेंगे, यही हमारी सोच है। सर, जो परिस्थिति है इस बार वो खिचड़ी बनने वाला है तीनों निगमों में। चलिए 1 मिनट मान लेते हैं, आप दावा भी करते हैं कि आपके सर्वे में कांग्रेस जीत रही है तीनों निगमों में, विपक्ष के तौर पर आप
किसे देखना चाहेंगे या कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है विपक्ष के तौर पर, आप या बीजेपी? देखिए, मैं इस कौन बेहतर लगती है तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसमें दो चीजें मैं सिर्फ इसमें कहूंगा कि एक तो जो है हमारा मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से, जैसे मैंने पहले कहा, और दूसरा खिचड़ी की जैसे आपने बात कही है, तो हम लोग किसी का भी समर्थन ना लेंगे, ना हम किसी को समर्थन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय माकन जी इस शो में शरीक होने के लिए। तो बहुत ही अनोखा घोषणा पत्र था आज, क्योंकि अजय माकन जी के एक नए अवतार को हमने देखा, इमोशनल दिखाई दिए, और उसकी वजह भी बहुत साफ है, क्योंकि पार्टी को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है अरविंदर सिंह लवली को के छोड़ने के साथ। मगर सवाल ये कि क्या ये झटका और पार्टी के अंदर जो भीतरघात चल रहा है, उन तमाम चुनौतियों से उबर कर कांग्रेस आ पाएगी, और अगर जीत हासिल कर लेती है तो एक बहुत बड़ा तमगा होगा अजय माकन के एक तरह से ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी शरीक होने के लिए। और घोषणा पत्र में बस इतना ही, मगर एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।